गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। वो टैक्सेस जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के रूप में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो टैक्स का सिस्टम है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके के नियम बनाए हैं, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 है, जिसके अंतर्गत जो टैक्स लगाने का एक रूल है, जिसके अंतर्गत यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पर्टिकुलर उनका एरिया दिया गया है कि वो किस तरीके की गुड्स पर जो है टैक्स लगाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 राइट, उसके अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के राइट्स हैं, राइट, ओके, एक्सक्लूसिव पावर्स हैं उनको, उससे रिलेटेड लॉ बनाने के, नियम बनाने के जो अधिकार हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। स्टेट लिस्ट में वो सभी प्रोडक्ट्स आएंगे जिसके लिए जो रूल्स या जो लॉज बनाने का अधिकार है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। एंड द लास्ट वन इज़ लिस्ट 3, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में वो सभी प्रोडक्ट्स आते हैं या वो सभी एरियाज़ आते हैं या वो सभी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में लॉ बनाने का राइट जो है दोनों को है, साइमल्टेनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। तो हम लिस्ट 1 की बात करेंगे। यूनियन लिस्ट में आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। आइटम नंबर 84 है, ओके, ये कौन सी आइटम है, जैसे ये है टबैको है और नारकोटिक्स हैं, इसमें कुछ अल्कोहलिक लिकर्स भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है। और इसमें भी थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे टोबैको पर जो एक्साइज ड्यूटी है और ऐसी गुड्स जो मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन से रिलेटेड है, राइट। अल्कोहल, ओपियम मीन्स अफीम, वो जो नशीला पदार्थ है का आप कई बार आप ने सुना होगा इसके बारे में, जो नारकोटिक्स से रिलेटेड है। और वो सारे नारकोटिक्स जो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस होते हैं इन इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हुई है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एक्सेप्ट यानी इसके ये नहीं कर सकते, किसके पे नहीं कर सकते, वो लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, अदरवाइज़ इन सब चीज़ों पर है। ठीक है, फिर है एक आइटम नंबर 92A। ये क्या है, इंटरस्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में जो भी लॉ बनाने से या टैक्सेस से रिलेटेड जो अधिकार हैं, जो नियम बनाने का राइट है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अदर देन न्यूज़पेपर्स के अलावा। ठीक है, आइटम नंबर 92C की बात करेंगे तो ये सर्विसेज से रिलेटेड टैक्सेशन के राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो आइटम्स से रिलेटेड। नाउ द सेकंड लिस्ट इज़ स्टेट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ स्टेट को ही यानी स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार है लॉ बनाने का। तो आइटम नंबर 31, 32 एंड आई थिंक 34 है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर, ओपियम एंड नारकोटिक्स। ये भी ये एक ऐसी गुड्स है जो जिसका अधिकार जो है, जिस पर टैक्स लगाने का जो राइट है वो स्टेट पे है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर है टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू ए लोकल एरिया। एक लोकल एरिया में जब गुड्स एंटर करती हैं फॉर कंजम्पशन, राइट, या फिर सेल के लिए, आगे सेल के लिए अगर फर्दर सेल करनी है हमने, तो लोकल एरिया में जब एंटर करती हैं गुड्स, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं या स्टेट के अंदर ही मूव करती है। आप नीचे भी देख सकते हो, टैक्स ऑन सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एक्सेप्ट टैक्स ऑन इंटरस्टेट तो सेंटर के पास ही रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो सेंटर के पास अधिकार है, लेकिन एक स्टेट के अंदर ही अगर गुड्स की मूवमेंट होगी और सेल परचेज होगा तो उसका अधिकार जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को क्लियर कर दिया है। इनके आइटम नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। लास्ट में आ रही है लिस्ट 3, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर दोनों गवर्नमेंट्स का अधिकार है। ये वो गुड्स हैं, यानी कि इस लिस्ट में आने वाली सभी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का राइट जो है वो या लॉ बनाने का अधिकार जो है वो दोनों गवर्नमेंट के पास है। ठीक है,
अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जीएसटी का आगमन हुआ तो उससे पहले तो ऐसा कोई सीन नहीं था। जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 के को बनाकर, और जिसके द्वारा अमेंडमेंट किया गया ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों को जीएसटी की को लगाने यानी इम्पोज करने और कलेक्ट करने का साइमल्टेनियस पावर मिल सके। तो इस अमेंडमेंट के लिए हमें ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 की बदौलत। और ये आर्टिकल हमने 246A बनाया, जो बताता है या एम्पावर करता है, यानी दोनों को अधिकार देता है जीएसटी को लगाने और जीएसटी कलेक्ट करने से रिलेटेड। तो ये जो आपका ये वाला जो चीज़ हमने देखी वो जीएसटी की लेवी और कलेक्शन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो एक तो हो गई ये हमारी बात क्लियर। चलिए जी, अब चलते हैं हम आगे, और हमारा जो पॉइंट रहेगा आज अगला, दैट इज़ टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी जब नहीं आया था तो उससे पहले हमारे देश में टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था, क्या सिस्टम था। टैक्स का स्ट्रक्चर था कि जैसे टैक्सेस को दो पार्ट्स में बांटा जाता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के कोई पार्ट्स नहीं आ गए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाना। सेल्स टैक्स, यहाँ पर सेल्स टैक्स का मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स से है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में गुड्स को सेल किया जाता है, तो उस पर सेल्स टैक्स का इस्तेमाल होता है, सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है। सर्विस टैक्स जो सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर, और वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये इंट्रा स्टेट सेल पर, मतलब एक स्टेट के अंदर ही जब आप सेल करते हैं गुड्स की, देन वैट इज़ चार्ज, वैट इज़ इम्पोज, राइट। अब एक बार इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स के बारे में आप लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। ये डायरेक्ट टैक्स जिसमें इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो एक ही पर्सन पर होता है और ये शिफ्ट नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स के हिसाब से। और ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। जैसे आपकी इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो टैक्स भी आपका इंक्रीज़ होगा। इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स या इंसिडेंट ऑफ टैक्स वो सेम पर्सन पर नहीं रहता है। पे एक्चुअली पे जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर करता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट को देने का जो लाइबिलिटी है, यानी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने की लाइबिलिटी है वो उसकी है, सेलर की है, राइट, या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी है। अब हम एक एक करके इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्साइज ड्यूटी की हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पर देखा एक्साइज ड्यूटी, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है जब भी गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, प्रोवाइड की, सॉरी गुड्स की बात कर रही हूँ, नॉट सर्विसेज की। तो गुड्स की प्रोडक्शन पर, कुछ गुड्स की प्रोडक्शन पर ये टैक्स जो है चार्ज किया जाता है, और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर की ये लाइबिलिटी है कि वो बायर से इन गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करके और वो जो है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराए। तो इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू कलेक्ट दिस ड्यूटी। ठीक है, इसके लिए एक्ट बनाया गया, सेंट्रल एक्साइज टैक्स एक्ट 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। ओके, सो लाइबिलिटी मैंने आपको बताई दी है, और क्यों लगाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है, प्रोडक्शन पर लगाया जाता है कुछ गुड्स के ऊपर। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। तो कस्टम ड्यूटी लगाने का जो मकसद है वो एक तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट तो करना है ही सरकार के लिए, साथ ही साथ गुड्स को रेगुलेट करना भी है। वो गुड्स जो बाहर से मंगाई जा रही हैं, राइट, या फिर बाहर भेजी जा रही हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, राइट, और अपनी डोमेस्टिक गुड्स या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना, ये भी सरकार का मकसद होता है। इसी वजह से भी कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। और कस्टम ड्यूटी के लिए कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975 और कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 बनाया गया, जो इसमें ऑब्वियसली टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते आए हैं, राइट। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और सभी इम्पोर्ट्स, ऑल इम्पोर्ट्स जो है वो एक तरीके से इसकी दायरे में आते हैं।
डिपेंड करता है कि गुड्स किस टाइप की हैं, क्या वैल्यू है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है वो असेसिबल वैल्यू पे चार्ज की जाएगी और इसके पीछे जो है रीज़न्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सरकार के कई मोटिव जो हैं सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जो सर्विस प्रोवाइडर लगाता है, चार्ज करता है सर्विस लेने वाले पर, जो सर्विस टेकर है उसके ऊपर, राइट। तो अगर आप कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं, तो यू विल हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जब सर्विस टैक्स का प्रोविज़न था तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू होता था और इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया, सर्विस टैक्स जो प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस एक्ट ऑफ 1994 के अंतर्गत सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। ओके और इसके लिए भी वही एग्रीगेट अमाउंट जो भी आप सर्विस ले रहे हैं उसका जो भी अमाउंट है डेफिनेटली उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ध्यान रखिए, सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी है उसको कलेक्ट करना, रिसीवर से लेना, राइट। सेल्स टैक्स की बात करते हैं अभी। सेल्स टैक्स यहाँ पर जो भी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर एक सेल्स टैक्स भी चार्ज किया जाता था। और दो तरह के टैक्स थे एक्चुअली। एक तो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होती है, दैट इज़ सेंट्रल सेल्स टैक्स, वहाँ पर सेंट्रल सेल्स टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन था। लेकिन 2005 के आने के बाद जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स तो वही रहा, लेकिन स्टेट के लिए वैट अप्लाई किया जाने लगा। यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले स्टेट और सेंट्रल दोनों पे ही अप्लाई होता था, लेकिन 2005 में वैट आने के बाद जो है इंट्रा स्टेट जो सेल है वो वैट के अंतर्गत आने लगी। वैट का मतलब क्या है? वैट एक वैल्यू एडिड टैक्स है। तो आप वो वैल्यू में कोई भी एडिशन करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ जो है बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस में और आपका जो परचेज प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज़ वैल्यू एडिशन, राइट। तो जो भी आपने वैल्यू ऐड की है उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज किया जाता था, दैट इज़ वैल्यू एडिड टैक्स। तो इसमें हमें ऑब्वियसली एक इम्पोज किया जाता है उस वैल्यू एडिशन पर, ठीक है, जो हमने ऐड की है। ओके, अब हम डिफरेंस देखेंगे एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स में। तो एक्साइज ड्यूटी बता दी, मैन्युफैक्चरिंग पर की जाती है, जो भी मैन्युफैक्चर हुआ सामान उस पर लगाई जाएगी। कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, और सेल्स टैक्स का जो चार्ज होगा वो इंटरस्टेट सेल इसलिए कह रही है क्योंकि वैट जो है वो इंटरस्टेट के लिए था, ठीक है। दूसरी बात टैक्सेबल इवेंट की बात करते हैं। एक्साइज ड्यूटी कब जनरेट होती है? जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट। व्हेन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड ऑफ गुड्स इन इंडिया। टैक्सेबल इवेंट वो तब, उसका मतलब ये है टैक्स कब जनरेट होता है? तो जब टैक्स जनरेट तभी होगा जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगी। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी कब चार्ज की जाएगी? जब इंपोर्ट गुड्स जो एक्सपोर्ट की जाएंगी या इंपोर्ट की जाएगी। और सेल टैक्स कब होगा? जब सेल होगी उस चीज़ की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी ये इनकम आ रही है एक्साइज ड्यूटी की, ये कौन रखेगा और ये कौन चार्ज करेगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है इसको लगाना और इसको चार्ज करना, इसको कलेक्ट करना, लेकिन स्टेट्स के साथ वो इस इनकम को बांटती थी, मतलब शेयर करती थी। लेकिन यहाँ की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका, और इसको लगाने का और कलेक्ट करने का और अपने पास रखने का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसकी हम बात करें तो ये ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, लेकिन कलेक्ट और रिटेन कौन करता है? स्टेट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट भी करती है और अपने पास भी रखती है। नेक्स्ट वन इज़ एक्ट कौन कौन से थे? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, मतलब इसके लिए 2 एक्ट बनाए गए। इसके लिए भी आप देख सकते हैं 2 एक्ट हैं, हालांकि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट तो होते ही रहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो सेल्स टैक्स के लिए थे सेंट्रल सेल्स टैक्स 1956 बनाया गया। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं हम। आई थिंक 2 पॉइंट हमारे अभी शायद हो रह गए। येस, दीज आर 2 पॉइंट्स। पेमेंट की हम बात करते हैं। सो पेमेंट कब होगी इस एक्साइज ड्यूटी की? जब गुड्स जो हैं फैक्ट्री छोड़ देंगी, मतलब गुड्स जब वहाँ से मूव करेंगी, मेड ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री में, इसका मतलब वो सामान बन चुका है तो इसका मतलब वहाँ से रिमूव करना है ना, तो एट दैट मोमेंट पेमेंट जो है वो की जाएगी। यहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी दोगे तो कस्टम से आपको क्लियरेंस मिलेगी। तो कस्टम ड्यूटी कब पे की जाएगी? जब कस्टम की क्लियरेंस अभी नहीं हुई है।
और ये कब होगा, जब सेल हो चुकी है तब हम ये ड्यूटी चार्ज करेंगे, ये टैक्स चार्ज करेंगे, राइट। चार्ज ऑन, किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, असेसिबल वैल्यू ऑफ गुड्स पर गुड्स की वैल्यू असेस करेंगे, यहाँ पे भी गुड्स की वैल्यू असेस करेंगे, यहाँ पर सेल असेस करेंगे, कितने की सेल हुई है उसके ऊपर जो है चार्ज किया जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि कौन कौन सा जो है हमारा, एक तो क्या बताया हमने कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके के राइट देता है, और इंडिया में जीएसटी आने से पहले क्या सिस्टम था टैक्स लगाने का। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।